नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, आज़ादी के बाद विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही थी तथा गुणवत्ता में कमी हो रही थी। ठीक है, अतः भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो आज़ादी के बाद क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता हमारी घटती जा रही थी और विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ रही थी। इसलिए क्या था, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा और सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 को, और अध्यक्ष थे उसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सचिव जो उसके थे वो निर्मल कुमार थे। ठीक है, और अगले पॉइंट पे चलते हैं। आयोग के जो मुख्य सदस्य थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो उपकुलपति थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और फिर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, उसमें उपकुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर मेघनाथ साहा थे जो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पर अपने। आयोग के उद्देश्य क्या थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण और विस्तार के संबंध में सुझाव देना। तो उद्देश्य क्या था कि सबसे पहले तो भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट देनी थी उनको, और फिर जो देश की तत्कालीन और वर्तमान और उसके भविष्य की जो आवश्यकता के अनुरूप उच्च शिक्षा की तैयारी करनी थी, उसके लिए उनको सुझाव देने थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर देखते हैं आयोग की सिफारिशों का शिक्षा पर क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, तो देश में तीव्र गति से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो जब आयोग की सिफारिशें आई उसके बाद देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना बढ़ी। ठीक है, या कई अन्य विश्वविद्यालय बने। ठीक है, उसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल दिया गया। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 1953 में बदल दिया गया, और 56 में इसको स्वायत्त दर्जा दे दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र कर दिया गया एक। फिर नेक्स्ट क्या है, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया गया। ठीक है, जो स्नातक का पाठ्यक्रम था वो 3 वर्ष का हो गया। इसके बाद इसी आयोग के सुझाव के आधार पर 1963 में एनसीसी और 1959 में एनएसएस योजना का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नंबर 5वां हमारा है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। ठीक है, इसलिए इसे मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। फिर माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार के लिए सरकार ने किया, 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। फिर देखते हैं आयोग के नियुक्ति के उद्देश्य व कार्यक्षेत्र। तो पहला उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सभी पहलुओं की जांच करना। तो माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार होने थे उनके सभी पहलुओं की जांच करना। प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में संबंध स्थापित करने हेतु सुझाव देना। तो ये उसके उद्देश्य व कुछ कार्यक्षेत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर संपूर्ण रूप से सोचने समझने व देश भर के लिए समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डीएस कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो क्या था, भारत सरकार ने शिक्षा का जो पुनर्गठन करना था, संपूर्ण रूप से सोचने समझने के लिए समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के लिए 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया, ठीक है। और जो डॉक्टर कोठारी थे वो उस समय तत्कालीन जो थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये 17 सदस्यीय कमेटी थी, ठीक है। और इसे शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग 1964 या 66, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना तथा जनता की निर्धनता को दूर करना, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हमारा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना और जनता की निर्धनता को दूर करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, उद्योगों का तीव्र विकास करना, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अभिग्रहण तथा परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सामंजस्य आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुझाव देना। तो इन सारे जो टॉपिक्स थे, इन सब पे आयोग को सुझाव देने थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में श्रेष्ठ बालकों को उच्च कोटि की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, उसमें जो कह सकते हैं श्रेष्ठ जो बालक थे उनकी शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। और यह विचार किसने दिया था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उस समय के, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विद्यालय संकुल की रूपरेखा कोठारी आयोग ने तैयार की तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसे कार्य व्यवहार में परिणत किया, ठीक है। जो विद्यालय संकुल की जो योजना आई उसको कोठारी आयोग ने ही उसकी सलाह दी थी, लेकिन इसको कार्य व्यवहार में किसने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा इसे परिणत किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नवंबर 2000 में भारत सरकार ने देश के सभी बच्चों 6 से 14 साल के, ठीक है, जो 6 से 14 साल के थे उनको प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान चलाया। तो सर्व शिक्षा अभियान कब चला, नवंबर 2000 में। और इसमें क्या था, देश के जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे थे उनको प्राथमिक शिक्षा सुलभ करानी थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1987-88 में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को फैलाने व समुन्नत करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना प्रारंभ की गई। तो जो सन 87 व 88 में भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा जो थी उसके प्रसार और उसकी उन्नति के लिए क्या शुरू किया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर इस योजना में करीब 5.25 लाख प्राथमिक स्कूल व 1.38 लाख उच्च प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए गए, ठीक है। तो 5.23 लाख प्राथमिक स्कूलों को और 1.38 लाख उच्च प्राथमिक स्कूलों को जो थे वो शिक्षण सामग्रियां कह सकते हो प्रदान की गई। फिर 1979 में ब्रिटेन में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय खुला, ठीक है। तो ब्रिटेन जो सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया वो 1979 में ब्रिटेन में खोला गया, ठीक है। और भारत में प्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में हुई, ठीक है। कहाँ हुई, आंध्र प्रदेश में। तो भारत में 1982 में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले खुले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। फिर 1985 में इग्नू की स्थापना की गई, ठीक है। इग्नू सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। फिर भारत में अब तक 10 मुक्त विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं, ठीक है। तो भारत में अब तक मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 10, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा है कार्टर वी गुड की परिभाषा है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है, ठीक है। तो ये माध्यमिक शिक्षा की एक परिभाषा है, कार्टर वी गुड के द्वारा दी गई है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है। तो ये कुछ और पॉइंट हैं, इसके बाद के जो बचे हुए पॉइंट हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में प्रदान कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।